नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। सोमवार से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आर्थिक सर्वे 2021-22 की रिपोर्ट संसद में पेश की। आर्थिक सर्वे के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 या 8.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुमान के मुताबिक आर्थिक वृद्धि दर जो है वो 9.2% रह सकती है। इस सर्वे में महंगाई दर कंट्रोल में रहने की उम्मीद जताई गई है। ये इकोनॉमी के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है। लिहाजा अब इस बात पर मोहर लग गई है कि कोरोना संक्रमण ने आर्थिक मोर्चे पर जो चुनौती पेश की थी उससे देश उबर रहा है और देश की अर्थव्यवस्था तेज ग्रोथ के साथ रास्ते पर, पटरी पर लौट रही है। आर्थिक सर्वे में अर्थव्यवस्था को लेकर कई अहम बातें की गई हैं, कई अहम बातों का ऐलान किया गया है। भविष्य के भारत की तस्वीर एक तरह से पेश की गई है। आर्थिक सर्वे को बजट पूर्व सर्वे भी कहा जाता है, जिसे सरकार हर साल बजट से एक दिन पहले जारी करती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करेंगी। लिहाजा आर्थिक सर्वे में देश की अर्थव्यवस्था और नीतियों की जो तस्वीर उभर के सामने आई है उसके क्या मायने हैं, इसे समझना और जानना जरूरी है। इसलिए मुद्दा आपका में आज बात आर्थिक सर्वे और इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं की करेंगे। चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजन सुदेश रतन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर राजन जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और हम बात करेंगे वित्त मंत्रालय के पूर्व सचिव अशोक कुमार झा जी से। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर डीके अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे जो आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट सामने उभर के आई है, जो आर्थिक सर्वेक्षण उभर के सामने आया है, वो तस्वीर आर्थिक दृष्टि से क्या कह रही है। लेकिन शुरुआत अशोक जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि आर्थिक सर्वे जो रिपोर्ट है वो बीता वर्ष कैसा बीता और आने वाला जो साल है वो अर्थव्यवस्था के लिहाज से कैसा रहेगा, एक तरह से इसकी तस्वीर उसमें होती है। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 8% के आसपास की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है, जबकि 2021 में माइनस में गई थी जीडीपी। आपने सही बताया कि पिछले साल -7.3% जीडीपी ग्रोथ था और इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इस साल में दैट इज 21-22 में जीडीपी ग्रोथ रहेगा करीब 9.2% जी। और अगले साल इकोनॉमिक सर्वे का एस्टिमेट है कि ग्रोथ करीब 8 और 8.5% के बीच में रहेगा। तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि इस साल 9.2% ग्रोथ होने के बावजूद अगले साल 8 और 8.5% ग्रोथ होगा। इसमें इकोनॉमिक सर्वे में कुछ और भी अहम बात उन्होंने रखी है, जैसे कि एक तो उन्होंने ये बताया कि इन टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है जी। और इस वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे कि फ्यूचर ग्रोथ का अनुमान होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है जी। फिस्कल डेफिसिट, वो कह रहे हैं कि बिलो एक्सपेक्टेशन है। बजट में फिस्कल डेफिसिट का था 6.8%, उनका अनुमान है कि इससे कम रहेगा इस साल। और प्राइमरी डेफिसिट तो उससे भी कम है। प्राइमरी डेफिसिट ये होता है जिसमें कि वो आप अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स निकाल दें डेफिसिट से तो वो प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है। और इसमें सर्वे में ये भी बताया गया है कि एनपीए बैंक्स के कम हो गए हैं जी। और बैंक्स को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो होता है जो कि 9-10% होना चाहिए, उससे काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक्स को लेंडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो ज़रूरी, ये भी उन्होंने ये लिखा है उसमें कि ये बैंक क्रेडिट का जो ग्रोथ है वो कम है जी। लेकिन इसके दूसरे तरफ का ये है कि बैंक क्रेडिट ग्रोथ कम है, लेकिन बहुत सारे पैसे आईपीओस के थ्रू इकट्ठा हुए हैं इस साल में, और प्राइवेट इक्विटी फंडिंग भी बहुत ज़्यादा तेज हुआ इस साल में। तो
बैंक क्रेडिट ग्रोथ अगर कम है तो इस वजह से ग्रोथ हुआ है, क्योंकि वो आईपीओज के वजह से और प्राइवेट इक्विटी फंडिंग के वजह से। जी अच्छा, एक्सटर्नल सेक्टर में उन्होंने ये बताया है कि करंट अकाउंट सरप्लस, थोड़ा सरप्लस था। वो ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए वो ठीक नहीं है कि करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस हो, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि हम दूसरे देशों को लेंड कर रहे हैं पैसे उनके ग्रोथ के लिए। जी तो अब लेकिन ये उन्होंने ये भी कहा है कि अब करंट अकाउंट थोड़ा डेफिसिट में आ गया, वो अच्छी बात है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का उन्होंने जिक्र किया है कि बहुत अच्छा कंफर्टेबल सिचुएशन है, करीब $650 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज जी रिजर्व्स अशोक हैं। जी, जी जी बिल्कुल। और भी पहलू है, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन डॉक्टर राजन जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात करूं तो इसमें कहा गया है कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं, अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से वो सभी एक पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। संकेत ही नहीं दे रहे हैं, या ये भी बता रहे हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है वो हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए सक्षम है, और खासतौर से एग्रो और इंडस्ट्रियल, इन दोनों की बात की जा रही है कि इससे बहुत सपोर्ट मिला है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे आर्थिक सर्वेक्षण की इस रिपोर्ट को? मनोज जी, देखिए, जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है ये तथ्यों पे आधारित होता जी है, इसलिए सरकार के जो आंकड़े होते हैं और इनके जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो तथ्यों के आधार पर होते हैं, और मेथोडोलॉजी अलग होती हैं। जैसे भारत सरकार उसको अप्रैल से मार्च का साल लेता है, कई इंटरनेशनल एजेंसीज जनवरी से दिसंबर के समय को लेते हैं। जी 2020 विश्व के लिए और भारत के लिए बहुत कठिन समय रहा, इसलिए जब आप 2021 का ग्रोथ देखेंगे इंडिया के लिए भी भारत के लिए भी, तो वो कम दिखेगा। लेकिन 2021 में हालांकि कोविड का सेकेंड वेव आया और काफी रेस्ट्रिक्शंस और काफी चीजें की गई, फिर भी कई इकोनॉमी रिवाइव की 2021 में, और भारत भी उससे उसको भी बेनिफिट हुआ उसके चलते। 22 में और 23 में भी अनुमानित है कि हम वापस ट्रैक पे जा रहे हैं। जी शायद ये और अच्छा आर्थिक प्रगति कर पाते अगर ये ओमिक्रॉन न आया होता, और उसके चलते जो दोबारा अब रेस्ट्रिक्शंस फिर से लागू की गई, अब कुछ महीने हो गए तो ये देखा गया कि भारत में इन्फेक्शन बढ़ा है लेकिन लॉस ऑफ लाइफ कम हुआ है, तो लोगों में थोड़े कॉन्फिडेंस आया, सरकार में कॉन्फिडेंस आया, और रोजगार के जी अवसर दोबारा खुलने की संभावना है। इसलिए भविष्य में आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी, और ये बिल्कुल सही है। जहां एग्रीकल्चर का सवाल है, सारे रेस्ट्रिक्शंस जब कोविड के 2020 और 21 में किए गए, फिर भी एग्रीकल्चर का सप्लाई चेन और बैकबोन ऑफ इकोनॉमी जो थी उसको भारत सरकार ने काफी बढ़िया से मेंटेन किया, और सारे अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बंद थे, फिर भी एसेंशियल कमोडिटीज पे, चाहे वो दवाइयां हो या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो, इनका एक्सपोर्ट भी और डिमांड भी काफी थी, जी वो हुई जिनका कि जीडीपी पे भी असर पड़ा। अभी सबसे बड़ी जो समस्या मैं देख रहा हूं, जी एक तो अनिश्चितता जो है कोविड 19 के प्रति, क्योंकि हमें पता नहीं होता, और कई बार कई नए व्यवस्थाएं आ जाती हैं जिसमें कहते हैं कोई एक नया वायरस आ जी रहा है, वो ज्यादा डेडली होगा, और हम इसी चक्कर में उलझे रहते हैं। दूसरा, प्राइस ऑफ कोल और ऑयल, इंडिया की इकोनॉमी इस पे बड़ी डिपेंडेंट होती है, और अगर इनके प्राइस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ते हों तो उससे भी इकोनॉमी पे थोड़ा असर पड़ता है, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन लेवल बढ़ता है। जी झा जी ने सही कहा, हमारे पास एक्सटर्नल रिजर्व्स काफी अच्छे हैं, और जो स्टिमुलस पैकेजेस वगैरह दिए गए और रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी भारत सरकार को कई स्टिमुलस पैकेजेस देने पड़ेंगे। और मैं देख रहा था इकोनॉमिक सर्वे में और ग्रोथ, थोड़ा सा मुझे कंसर्न है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे। एग्रीकल्चर पे तो अभी अनाउंसमेंट भी हुआ, काफी जी सब्सिडी दिया जाएगा और ये किया जाएगा, सर्विसेज ऑलरेडी ग्रो कर रही है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, वर्ल्ड में अगर आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी है और उसको सस्टेनेबल होना है, तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, और इंडिया में एमएसएमई जो है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, ये बैकबोन है।
प्रधानमंत्री ने पिछले साल भी और उसके पहले भी आत्मनिर्भर भारत पे भी काफी कुछ सहूलियत दी जी। थी एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से उभर नहीं पाया है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कई काम करते हैं और वो बड़े स्कैटर्ड से हैं। पूरी तरह से वो ग्लोबल सप्लाई चेन या रीजनल सप्लाई चेन के पार्ट नहीं है। भारत के कई अपने देश में वो सप्लाई चेन के जी। पार्ट तो हैं, लेकिन इसके चलते जो वैश्विक स्तर पे उनका जो अनुदान होना चाहिए था वो काफी सफर किया इस कोविड के चलते। जी। और उस पे थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि ग्रोथ का प्रोजेक्शन है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। फिर भी जी। उस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने जी, की जरूरत बिल्कुल। है। और एक हमने देखा था, हम लोगों का एक यूएन की एक रिपोर्ट आती है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन पर्सपेक्टिव रिपोर्ट है, अभी कुछ हफ्ते पहले रिलीज की गई, और उसमें Q2 का 2021 का जी। वर्ल्ड का सिनेरियो जी, देखा गया डॉक्टर जी, डॉक्टर राजन। उसमें टेक्सटाइल जी। और कंस्ट्रक्शन, ये जो दो सेक्टर हैं, उसमें उसकी ग्रोथ काफी कम दिखाई गई बाकी सभी सेक्टर से। तो और ये दो भारत के लिए भी बहुत जरूरी जाहिर सेक्टर जाहिर हैं। सी बात है डॉक्टर राजन, टेक्सटाइल का सेक्टर जो है या रियल एस्टेट की बात मैं करूं, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खासा जोर सरकार का रहा है, हमने देखा बीते वर्षों में। लेकिन डॉक्टर डी के अग्रवाल जी, अगर मैं आपसे समझना चाहूं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत का सवाल है, कोरोना की चुनौती रही भी और आगे क्या होगा यह भी अभी नहीं कहा जा सकता। हमारी इकोनॉमी की जो भविष्य की ग्रोथ है वो भी अनुमानों पर केंद्रित है, जो पिछले साल की स्थिति रही और जिस तेजी के साथ पिछले साल के मध्य में देश की अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी इस बात की तारीफ की है कि भारत ने बहुत अच्छे से अपने आर्थिक जो पहलू हैं उसको मैनेज किया है, प्रबंधन किया है उनका। लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, 11.8% रहने का अनुमान है, आप कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि 2020-21 में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ -7% थी, वो इस बार 11.8% रहने का अनुमान है। जी। कहीं ना कहीं हमें ये दिखाता है कि गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से इस पूरी सिचुएशन को, जो ये पिछले 2 साल के अंदर जो कोविड का एक इम्पैक्ट था इंडस्ट्री के ऊपर, उसको जिस हिसाब से टैकल किया है, जो पॉलिसी रेस्पॉन्सेज गवर्नमेंट ने दिए हैं, चाहे वो डिमांड साइड के लिए है या चाहे सप्लाई डिसरप्शन जो हुई थी और सप्लाई से रिलेटेड जितने भी कंस्ट्रेंट्स थी, जितने भी रिफॉर्म्स मेजर ये लेके आए हैं, उसका कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। और जैसा कि अभी सर्वे बताता है कि वापस हम प्री कोविड लेवल पे हमारी इकोनॉमी पहुंच गई है। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ 11.8% ग्रो करने का मतलब है कि इसने काफ़ी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है। बट आने वाले समय में क्या होगा, इसके बहुत सारे हमें देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट किस हिसाब से, क्योंकि अभी जो PLI स्कीम लेके आए थे, जिससे कि जो 13 सेक्टर के अंदर PLI स्कीम थी, और जिसका हमारा मानना है कि आज इंडिया को अगर हमें इंडस्ट्रियल हब बनाना है, एक वर्ल्ड की फैक्ट्री बनाना है, तो इस तरह के जो मेजर्स हैं वो हमें नॉट ओनली हम अनाउंसमेंट करें, वो अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट हो और उसका एक प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, ये बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है कि गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो आत्मनिर्भर जो पैकेज लेके आए थे, उससे MSME को काफ़ी बेनिफिट हुआ। खासकर जो 3 लाख करोड़ की जो इनिशियल अमाउंट थी, 3 लाख करोड़ जो क्रेडिट गारंटी स्कीम थी, जो जिससे MSME को काफ़ी लिक्विडिटी मिली और जो एक लोन की प्रॉब्लम थी, जो एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी उस समय फंडिंग की, आई थिंक उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ा। तो इस तरह की स्कीम को आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी कोविड का इम्पैक्ट है, वो जो अनसर्टेनिटी है अभी भी कोई ख़त्म नहीं हुई है। एक रे ऑफ होप नज़र आ रही है कि ये जो ओमाइक्रोन का एक कम से कम इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो कम नज़र आ रहा है, और कोई ऐसा नहीं हो रहा कि कहीं पर लॉकडाउन लगाना पड़े या कहीं कोई बिजनेस एक्टिविटी को वो हैम्पर कर रहा है। ऑफ कोर्स हेल्थ इफेक्ट इसके हैं, बट अगर ये इसके जो कोविड का कोई नया वेरिएंट नहीं आता है, और दूसरी चीज जो ऑयल प्राइसेज है, जो एनर्जी प्राइसेज है, आई थिंक उसका भी एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। अगर ये $70 to $75 के बीच में ओवर करता है, इसका रेट इस बीच में रहता है, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है, जो कि एक इंडिया की फर्दर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वरी जो ग्लोबल लेवल पे भी इंडिया लेवल पे है।
अभी जो हम WPI देखते हैं वो तो अभी हमारा 6% से नीचे है, लेकिन जो CPI है वो काफी एलिवेटेड लेवल पे है। नवंबर में 14% के अराउंड था, अभी 13% के अराउंड है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है, और अगर इन्फ्लेशन होता है तो ये जी, पूरी हमारी इन्फ्लेशन की बात आपने है। की, और डीके अग्रवाल एक जी बात और आपने। कहना चाहूंगा, जी जो सबसे बड़ा काम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, जी और वो भी फ्रंट लोडिंग जो गवर्नमेंट कर रही है और आगे जिसकी करने की जरूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नॉट ओनली डिमांड साइड, इवन सप्लाई साइड को भी ये मैनेज करता है। तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बहुत जरूरी है कि हम उसको फ्रंट लोड करें, और जो एक 20 to 30% का हर साल अगले 5 साल के लिए हम उसको इंक्रीज करें। आई थिंक दैट इज एसेंशियल, वो जी बहुत बिल्कुल जरूरी है कि बिल्कुल। गवर्नमेंट इसको करे। जी बिल्कुल। लेकिन आपने इन्फ्लेशन की बात की, और एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू इस रिपोर्ट का ये है कि जिसमें यह कहा गया है कि महंगाई दर जो है, इन्फ्लेशन रेट जो है, वो कंट्रोल में रहने की उम्मीद है। ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। अशोक जी, आप कैसे देखते हैं आम व्यक्ति के लिहाज से ये किस तरह से एक अच्छी बात हम कह सकते हैं इसको? और दूसरा, जो हमारा जिस तरफ इशारा डीके अग्रवाल जी कह रहे हैं, उस लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि इन्फ्लेशन अभी सबसे बड़ा मुद्दा है देश के लिए। CPI इन्फ्लेशन अभी वो RBI के बैंड के अंदर ही है, बैंड 2 to 6% है, लेकिन WPI इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है। जी और इसका मुख्य कारण ये है कि ये ऑयल प्राइसेस अभी बढ़ रहे हैं इंटरनेशनली, जी और इसका तो ये बेसिकली इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ गया। तो अब ऑयल प्राइसेस में तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं, क्योंकि हम तो ज़्यादा मोस्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट्स तो हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल का। और जो कि इंटरनेशनल अभी जो चल रहा है इंटरनेशनल सीन, उसमें ये नहीं दिखता है कि ये ऑयल प्राइसेस अभी जल्दी कम होंगे। जी तो ये सबसे बड़ा इसमें मुद्दा जो मैं देखता हूँ ये इन्फ्लेशन का है। और क्योंकि अगर आज WPI ज़्यादा है तो ये धीरे धीरे CPI में भी सीप इन कर जाता है, तो कुछ महीने के बाद ये CPI भी बढ़ जाएगा। लेकिन इसके ये इन्फ्लेशन तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ही, लेकिन दूसरा जो फैक्टर इकोनॉमी का है वो है इन्वेस्टमेंट टू GDP। और इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो अभी अगर देखें, जो कि अभी सर्वे में लिखा है कि इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो करीब 29.6% हो गया है, जी जो कि पिछले 7 साल में सबसे ज़्यादा है। ऑल्दो 2007-2008 में 35-36% टू GDP था, लेकिन फिर धीरे धीरे कम होते गया। लेकिन इस साल में वो फिर 29.7% हो गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक इकोनॉमी तो का ग्रोथ होगा नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो भी बढ़ रहा है। जी जी। नियंत्रण की बात कही गई है, महंगाई दर के रहने के अनुमान है इस तरह का। डॉक्टर राजन, अगर बात की जाए तो इस इकोनॉमिक सर्वे में एक सुझाव के तौर पे भी बात कही गई है कि सरकार को आयातित महंगाई से सजग रहना होगा, खासकर ऊर्जा क्षेत्र से। इसके क्या मायने हैं? मनोज जी, देखिए, सारे पैनल ने यही बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला, जिसपे मैंने भी हिंट किया था। एक्चुअली कई चीजें हैं जिसपे किसी भी एक देश का कंट्रोल नहीं होता। अब जैसे ऑयल का इंटरनेशनल प्राइस है या कोल का प्राइस है, जो एनर्जी के लिए इंडिया डिपेंडेंट है। अगर आप सॉल्यूशन की तरफ देखेंगे तो वर्तमान में सरकार ने काफी कुछ किया है, पहले भी किया था। जैसे एक है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाना, तो आप अपना ऑयल पे डिपेंडेंस कम कीजिए, क्योंकि उसकी मेजर रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। अगर वो कम होता है, आपके व्हीकल्स में ऑयल का कंजम्पशन कम होता है, पावर सेक्टर में अगर ऑयल का कंजम्पशन कम होता है, तो आपकी इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑयल पे कम होगी। तो अगर उसके प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ते भी हैं तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें आत्मनिर्भर होने की थोड़ा ज्यादा जरूरत है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के लिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना, उसकी ऑफिस भी भारत में बनी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफी उस पर इनिशिएटिव लिया। बाकी भी हैं, और भारत ने अंडरटेकिंग भी दिया है कि कैसे हम अपने कार्बन एमिशंस को कम करेंगे। उसमें ये एनर्जी की रिफॉर्म्स आनी है। दूसरा है ये इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये दो चीजों के बगैर अगर आप
देखें तो बड़ा मुश्किल होता है। और ऑयल का और फैक्टर है, अभी हम बात कर रहे हैं हमारी विदेशी मुद्रा बहुत ज्यादा है, प्राइसेस बढ़ेगा तो उतना ही ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए आपकी विदेशी मुद्रा ज्यादा बाहर जाएगी, तो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी उसका प्रेशर पड़ता है, इन्फ्लेशन पे भी प्रेशर पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज पे भी प्रेशर पड़ता है। तो ये एक ऐसा है जिसके लिए हमेशा सजग रहने की जरूरत है। और इसी के लिए पूरे इकोनॉमिक सर्वे में जब भी ये बात कही गई है तो ये अनुमानित कहा जाता है, क्योंकि कई चीजों को आप फोरकास्ट नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। और ऑयल में तो खासकर इनकी जो प्राइसिंग भी जो डिटर्मिनेशन होती है, वो इंटरनेशनल प्राइसेस हमेशा जिस तरह से डिसाइड होते हैं और कभी ऊपर नीचे जाता है, जी उससे देश के हर देश को, भारत ही नहीं कई देशों को इन्फ्लेशन में उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे फर्क पड़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। और उसका उपाय यही है कि एक लंबे समय में जब हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस की तरफ और ऑयल पे अपनी डिपेंडेंस, कोल पे भी अपनी जी डिपेंडेंस बिल्कुल थोड़ी बिल्कुल कम करें। बिल्कुल राजा जी, ये बात सही है बिल्कुल। अगर घरेलू अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हम अच्छे से काम करेंगे तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय की चुनौतियां जो होंगी उनका भी मुकाबला कर लेगी। अगर विदेशी मुद्रा भंडार की बात मैं करूं तो इस समय आरबीआई के खजाने में $635 बिलियन का रिजर्व है। अपने आप में एक अच्छी खासी अर्थव्यवस्था का यह संकेत है। लेकिन डी के अग्रवाल जी, अगर सर्विस सेक्टर की मैं बात करूं तो इस रिपोर्ट के अनुसार, इस आर्थिक सर्वे के अनुसार सबसे ज्यादा जो मार पड़ी है कोरोना की वो इस सेक्टर पर पड़ी है। लेकिन ग्रोथ का इंडिकेशन भी इसी में है। और इसके बावजूद अगर ट्रेवल सेक्टर की बात मैं करूं, होटल इंडस्ट्री की बात मैं करूं, ये उभर नहीं पाया है। आप कैसे देखते हैं इसको? अब देखिए, सर्विस सेक्टर, खासकर जो कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विस सेक्टर है, जैसे आपने बोला एविएशन सेक्टर है, होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई है। बट अगेन अब रे ऑफ होप है कि जिस हिसाब से अब गवर्नमेंट धीरे धीरे सब कुछ खोल रही है, इवन हमारे यहाँ पर जो फ्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, वो भी सब खुल गई हैं। और पूरी तरह से गवर्नमेंट इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर रही है। और कहीं ना कहीं जो पॉलिसी, मैं मान के चलता हूँ कि जो बजट भी इस बार आएगा वो कहीं ना कहीं अलाइंड होगा टू सपोर्ट दिस, पर्टिकुलरली दिस सेक्टर जो कि कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विस सेक्टर है। अगर हम देखें कि जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, -8.6% की नेगेटिव ग्रोथ थी 2020-21 के अंदर, जो कि इस बार 2021-22 के अंदर हम मान के चल रहे हैं कि लगभग 8.2% की इसमें ग्रोथ आएगी। तो ऐसा नहीं है कि सर्विस सेक्टर, ओवरऑल सर्विस सेक्टर ने तो काफ़ी रिकवरी की है, बट जो कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विस सेक्टर है उसके लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट को कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा, उनको हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, उनके लिए कुछ इंसेंटिव्स और लिक्विडिटी का जहाँ इशू है, इवन फंडिंग का इशू है, वो सब उनका एड्रेस करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं उनकी जो स्थिति इस समय बनी हुई है उसको सपोर्ट करने के लिए बैंकिंग सेक्टर को भी आगे आना पड़ेगा। बट मेरा मानना है कि अगर आने वाले टाइम में कोई नया म्यूटेंट नहीं आता कोविड का, तो अल्टीमेटली ये सर्विस सेक्टर भी, जो कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विस सेक्टर है, ये बाउंस बैक करेगा। जी, जाहिर सी बात है दुनिया के सामने एक संकट की स्थिति है, केवल भारत के ही सामने नहीं है। लेकिन अशोक जी, अगर दो इंडिकेटर्स की मैं बात करूं या जो आंकड़े सामने आए हैं आर्थिक सर्वे के हिसाब से, उससे लगता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सही दिशा में ही जा रही है। अगर अप्रैल दिसंबर के बीच की बात मैं करूं तो हमारा निर्यात करीब 50% की तेजी के साथ $302 बिलियन रहा है। एफडीआई में तेजी आई है और जीएसटी कलेक्शन जुलाई 21 के बाद लगातार 1 लाख से ऊपर रहा है वो। इन दोनों इंडिकेटर्स को आप कैसे देखते हैं? ये दोनों इंडिकेटर्स ये दिखा रहा है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ सही रास्ते पे है। लेकिन इसमें सिर्फ एक पॉइंट है जो मैं एलाबरेट करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो ग्रोथ हुआ इस साल 9.2% जो एक्सपेक्टेड है जीडीपी ग्रोथ, ये ग्रोथ बिल्कुल अनइवन रहा है। जी, मेरे कहने का ये मतलब है कि कुछ लोगों को, रिचर क्लास को ग्रोथ उनको ज़्यादा हुआ, और जो पुअर सेक्शंस थे उनको पैंडेमिक की वजह से वो और भी पुअर हो गए। तो ये जो अनइवन ग्रोथ है, ये इसको हमें टैकल करना है। अब जैसे उनकी पहले भी इस बात की चर्चा हुई कि एमएसएमईज
को बहुत प्रॉब्लम आया इस साल पैंडेमिक ईयर में। तो अब एमएसएमईज का ग्रोथ को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है एमएसएमईज जी। तो ये मैं समझता हूँ कि अनइवन ग्रोथ को हमें देखना चाहिए। मनरेगा है जो कि रूरल एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हो गया इस साल पैंडेमिक की वजह से। तो मनरेगा तो है, इसका डिमांड बहुत बढ़ गया है, इसका यही इम्प्लीकेशन है कि जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है। तो रूरल एरियाज में तो मनरेगा उसका सोल्यूशन है, लेकिन अर्बन एरियाज में भी कोई मनरेगा टाइप स्कीम को ये इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको अर्बन एरियाज में जिनको नौकरी नहीं है, वो वापस गांव चले गए, वहाँ भी नौकरी नहीं है जी। तो इसको हमें अनइवन ग्रोथ को हमें किसी तरह से ये देखना है कि जो कि गरीब लोग हैं उन पे ज़्यादा बुरा असर ना हो। जी, जाहिर सी बात है, सरकार ने अर्थव्यवस्था को और हर किसी को संभालने की कोशिश की। अगर हम इस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को ही देखें, इसमें अलग अलग जो चीज़ें बताई गई हैं, उसके अनुसार सरकार ने अगर लोगों को राहत देने के लिए समय समय पर, चाहे राशन की मैं बात करूं या वैक्सीनेशन की बात की जाए, उसका भी उल्लेख इसमें किया गया है। किस तरह से आम आदमी को कोई मुश्किल ना हो, उसे संभालने की कोशिश की, उद्योग जगत को संभालने की कोशिश की, रियल सेक्टर को भी संभालने की सरकार ने कोशिश की, ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी सरकार ने संभालने की कोशिश की कोरोना की चुनौतियों के बीच। और आर्थिक सर्वेक्षण का यही संकेत है कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ, तेज गति के साथ आगे बढ़ेगी। डॉक्टर राजन जी, अशोक जी और डॉक्टर DK अग्रवाल जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।